हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवंतिका सिंह। आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम सेमेस्टर फर्स्ट की 8th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जो टॉपिक है वायरस। ठीक है, वायरस क्या होता है? वायरस इज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यही जो है कंट्रोवर्सी चलती आई है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके टाइप स्टडी करेंगे और कैसे ये जो विवाद चल रहा है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसके बारे में ये पॉइंट्स हम जानेंगे। ठीक है, तो वायरस से आप सभी अभी तक बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से ह्यूज लॉस हुआ लोगों का। तो ये वायरस जो है, आप सभी इस वर्ड से तो बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। ठीक है, तो वायरस कुछ ऐसा क्रिएचर था कोरोना वायरस का। कोरोना मतलब क्या था कि बाहर एक क्राउन है, ऐसे क्राउन है, इसीलिए इसका नाम बढ़ गया कोरोना। और कोविड-19 बिकॉज 2019 में ये आ गया था। ठीक है, तो वायरसेस होते क्या हैं? वायरस जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, वेनम। ठीक है, वेनम मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड होती है दैट इज पॉइजनस, तो इसीलिए ये वेनम जो वर्ड आया लैटिन से, जिससे इसका नाम डिराइव हुआ वायरस। ये लैटिन वर्ड वेनम से ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि हाउ डू यू डिफाइन वायरस, तो वायरस इज द लिविंग और समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये क्रिएचर है जो कि लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। और अगर ये किसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया है, तब तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, लिविंग होगा, मल्टीप्लाई करेगा। बट अगर वो बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जब वो किसी होस्ट के अंदर नहीं है, तब क्या होता है, तब वो एज अ लिविंग बॉडी नहीं काम करता है, तब वो नॉन लिविंग होता है। और इसके नॉन लिविंग पॉइंट्स में ये भी होता है कि ये कोई कुछ भी एक्सक्रीट नहीं करता है, कुछ रेस्पायर नहीं करता है, ये रेस्पिरेशन नहीं करता है, बट मल्टीप्लाई भी नहीं करता है अगर आउटसाइड द बॉडी है। लेकिन अगर किसी होस्ट के अंदर चला गया, यानी कि किसी के अंदर ये चला गया, किसी बॉडी के अंदर जो कि लिविंग है, तब तो ये क्या करता है, उसके मैकेनिज्म को क्या करेगा, पूरी तरीके से उसका पूरा तरीके से उसको काबू में कर लेगा और क्या करेगा, उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा और अपनी सेल्स को उस सेल के मैकेनिज्म को अपने लिए मॉडिफाई कर लेगा, अपना काम कराएगा दूसरे की सेल से। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। जब कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट वायरस की स्टडी करता है तो उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो वायरस की स्टडी करता है उसको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट, और इसकी स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, जैसे बायोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है, साइंटिस्ट, और बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट, तो वायरोलॉजी इज द सब्जेक्ट एज बायोलॉजी, एंड बायोलॉजिस्ट जो उसकी स्टडी कर रहा है, वैसे ही वायरोलॉजी की जो स्टडी करता है वो वायरोलॉजिस्ट। देन नॉन सेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होता है, ये नेकेड आइज से विजिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही ये दिखता है, इतना छोटा होता है। और नॉन सेलुलर, ये जो होता है, इसमें कोई सेल नहीं होती है, इसके अंदर कोई सेल नहीं होती है। तो कोई सेल नहीं होती है, इसका मतलब सर्टेन एक न्यूक्लियस भी नहीं है इसके अंदर, ना सेल है ना न्यूक्लियस है, तो कैसे हम इसको लिविंग एंटिटी बोल सकते हैं? तो नॉन सेलुलर है, सेल नहीं है इसके पास पर्टिकुलरली डिफाइंड। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसके क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब एक सर्टेन इसका एक होस्ट नहीं होता है कि ये इसी होस्ट पे रहेगा। अगर कोई भी वर्टिब्रेट है तो उसके अंदर ये एज वो होस्ट मतलब उसको अपने होस्ट बना सकता है, उसके अंदर वो रह सकता है। कोई फिक्स्ड वर्टिब्रेट नहीं है, किसी के अंदर भी जाकर के ये डिजीज कॉज कर सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट पर्टिकुलर होस्ट नहीं है, किसी भी होस्ट के अंदर जाकर के ये डिजीज कॉज कर सकता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। व्हाट इज दिस टर्म मीन्स? जैसे कि ये क्या है, एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है, बैक्टीरिया को खाता है ये वायरस। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर क्या होता है कि इसके अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए या आरएनए, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो अंदर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है।
बेसिकली अगर प्लांट वाला है, प्लांट कोई अगर वायरस है जो कि प्लांट के अंदर जाने वाला है, तब वो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। अगर वो किसी ऐसे या किसी एनिमल के अंदर अगर ये एज अ होस्ट बनाने वाला है अगर किसी एनिमल को, तो वो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड वायरस होगा, जिसके अंदर जो डीएनए या आरएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अगर प्लांट के अंदर है तब तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। न्यूक्लियर प्रोटीन बाहर की जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड को हम बोलते हैं, इस प्रोटीन की जो कवरिंग होती है इस न्यूक्लियस के, इसके डीएनए या आरएनए के चारों ओर, उसको बोलते हैं कैप्सिड। और इसके कैप्सिड जो होता है ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन से मिलके बना होता है। जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। ठीक है। ये एक सिंगल एंटिटी प्रोटीन की नहीं है, खूब सारे प्रोटीन से मिल करके बना हुआ है। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं प्रोटीन के इस ग्रुप को बोलते हैं कैप्सिड, और अकेले इस प्रोटीन को बस बोलेंगे कैप्सोमियर। ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये वायरस आया कैसे। पहले क्या था, बैक्टीरिया खोज लिया गया था। बैक्टीरिया तो लोग जानते थे कि कोई भी अगर वायरस, कोई डिजीज हो रही है तो बैक्टीरिया से ही होगी। तो वैसे ही टोबैको मोज़ैक वायरस, यानी कि टोबैको की लीफ पे देखा गया था एक वायरस। ये देखिए टोबैको की नॉर्मल लीफ है, उस पर क्या हो गया, वायरस टीएमवी जो है वो इन्फेक्ट कर दिया इस पर, टोबैको मोज़ैक वायरस। क्योंकि ये मोज़ैक पैटर्न की तरह, मोज़ैक पैटर्न मतलब क्या, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, डॉट्स जो है यहाँ पे वायरस ने क्या कर दिया है, यहाँ की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है प्लांट्स के। तो ये क्या हो गया, मोज़ैक पैटर्न यहाँ पे बन गया है प्लांट्स पे। तो ये जो टीएमवी वायरस था उसने इस पे एक्ट किया और ये ऐसा दिखने लगा। तो लोगों को लगा कि ये क्या, जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी कर रहे थे, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसकी स्टडी कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये किसी बैक्टीरिया ने इस प्लांट पे एक्ट किया है। तो क्या किया उन्होंने, इस बैक्टीरिया मतलब इस वायरस को बैक्टीरिया समझ के उसका एक्सट्रैक्शन किया और इसको फिल्टर करके देखा। जब इसको फिल्टर करके देखा, जो फिल्टर पेपर था जिससे बैक्टीरिया पास नहीं होती थी, उससे ये वायरस पास हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया नहीं पास होती थी, और ये जो वायरस था वो बैक्टीरिया से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो उस फिल्टर पेपर से भी ये क्या हो गया, निकल के नीचे आ गया, उस फिल्टर पेपर से छन के नीचे आ गया। तो अब जब फिल्टर पेपर को स्टडी किया गया तो देखा गया कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, फिल्टर पेपर तो खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया नहीं है। तो टोबैको मोज़ैक डिजीज जब 1870 में स्टडी कर रहे थे, तो उसके बाद 1880 में एडोल्फ मेयर ने जब इसकी स्टडी की तो इन्होंने बोला कि ये बैक्टीरिया नहीं है, इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, ये क्या है, एक वायरस है। जिसके लिए इनको 1886 में इनका रिजल्ट पब्लिश हुआ पेपर में। इन्होंने इस वायरस का, अभी ये बोले नहीं थे कि ये वायरस है, बस उन्होंने बताया कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं है। तो इन्होंने इस एडोल्फ मेयर ने इस डिजीज का नाम रखा था मोज़ैक करनखेती। ठीक है, मोज़ैक करनखेती, मोज़ैक लाइक डिजीज। डिजीज कैसी थी, मोज़ैक पैटर्न की तरह थी ना, उस डिजीज प्लांट में कैसा मोज़ैक पैटर्न ला रही थी, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा था मोज़ैक करनखेती। ठीक है। देन जो वायरस टर्म था वो किसने दिया था, ये दिया था दिमित्री इवानोव्स्की जो थे, उन्होंने 1892 में ये बताया कि ये वायरस है। इन्होंने ही ये टर्म बोला कि ये क्या है, एक वायरस है जो कि टोबैको की लीफ में ये उसको डिजीज कॉज कर रहा है। टोबैको तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उसमें ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो इन्होंने बताया कि ये मोज़ैक लाइक डिजीज, एक किसने बताया था, दिमित्री इवानोव्स्की ने बताया था कि ये वायरस है। देन उसके बाद आए थे मैट्रिनस बेजरिनैक। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1896 में ये बताया था कि ये जो है कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, मतलब इस वायरस के अंदर एक फ्लूइड है, एक ऐसा वायरस, इस वायरस के अंदर जो फ्लूइड है वो कैसा है, कॉन्टेजियस। मतलब क्या है, कॉन्टेजियस है। एक वो फ्लूइड अगर दूसरे लीफ पे गिराएंगे तो वो फ्लूइड से क्या हो जाएगा, वो जो दूसरा लीफ है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टेजियस, उसको भी बीमारी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ये इस वायरस को कि ये कॉन्टेजियस फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इनका नाम, इसीलिए इस वायरस का नाम इन्होंने रख दिया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइड। बेजरिनैक ने ये दिया था ये टर्म 1896 में। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, स्टैनली जो थे, उन्होंने 1935 में ये कहा कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, वायरस को क्या किया, फिल्टर आउट कर लिया था। किसने, इन्होंने, स्टैनली ने 1935 में जब इन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म को एक्सट्रैक्ट किया तो इन्होंने देखा कि
ये जो टोबैको लीफ में जो डिजीज है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होकर के निकल जा रही है। और जब इन्होंने उस क्रिस्टलाइन फॉर्म की स्टडी की तो इन्होंने बताया कि ये जो वायरस है वो जब बाहर निकाल लेते हैं उसको जब वो तब क्या हो जाता है, जब वो लीफ से बाहर निकल जाता है तब वो एज अ नॉन लिविंग एंटिटी काम करने लगता है, और जब वो लीफ के अंदर है तब वो लिविंग की तरह काम कर रहा है। फिर बाद में इसके दो साइंटिस्ट आते हैं, कौन से हैं, बॉर्डन और पेरी। इन्होंने 1988 में ये प्रूव कर दिया था कि वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए हैं, यानी कि इनके अंदर एक क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग है, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वायरस कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। आपको याद ये रखना है कि अगर ये प्लांट में है तब वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, और अगर ये किसी एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड में से कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बता दिया था कि इसके बाहर एक कवरिंग होती है वायरस के, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है उसको डीएनए या आरएनए बोलते हैं। वो न्यूक्लिक, इन्हीं दोनों का मिलकर के ये वायरस बना होता है। ये देख रहे हैं, ये टोबैको की लीफ में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, किसका, टीएमवी वायरस का, टोबैको मोज़ैक वायरस का। तो ये डिजीजेस कॉज करते हैं, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, वायरस कैन इन्फेक्ट एनीवन। ठीक है, देन जनरल कैरेक्टर्स, वायरस होते कैसे हैं, क्या इनके कैरेक्टर्स है। बेसिक कैरेक्टर पहला तो ये क्या है कि न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है, बाहर इसके एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और एक कैप्सिड में कई प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ये है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज आपने ये नाम सुना हो अगर, ये कहाँ पाया जाता है, गंगा के वाटर में। गंगा का वाटर क्या होता है, बैक्टीरिया से कंटामिनेट नहीं होता। नॉर्मल वाटर को अगर आप फिल करके रख देते हैं किसी भी जगह पे तो वो क्या देखेंगे, उसमें कम से कम 1 महीने के बाद तो आराम से उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन गंगा का वाटर अगर आप कहीं रख रहे हैं, सालों साल पड़ा हुआ है घर में, आपके पूजा में देखा ही होगा, तो वो उसमें वायरस नहीं, उसमें बैक्टीरियाज नहीं लगते। बैक्टीरिया ऐसे आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देखेंगे। वो पानी तब भी क्या रहेगा, पॉल्यूटेड नहीं रहेगा, शुद्ध ही रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरियोफाज नामक वायरस होता है जो कि स्पेसिफिकली उसी बैक्टीरिया को ही खाता है। वो हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो उस बैक्टीरिया को खाएगा जो कि उसके अंदर अगर आ रहे हैं, तो उसको तुरंत कौन खाएगा, बैक्टीरियोफाज। तो ये दिखता कैसा है, ये सारे वायरस कैसे दिखते हैं, बाहर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, तो दिस इज कैप्सिड। प्रोटीन की कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सिड, कैप है ना बाहर, कैप्सिड। तो और ये जो है ये कई सारे कैप्सोमियर से मिलके बना होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए या आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होता है, मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मतलब कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइक्रोन मीटर का होगा, तब जाकर के ये दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, मतलब माइनस में इसकी साइज होगी, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। फिर उसके बाद वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट कहने का मतलब है वायरस आर वायरुलेंट, यानी कि इन्फेक्शियस है। आपने देखा है कोरोना वायरस कैसा था, वायरुलेंट, कि एक को हो गया तो दूसरे तक फैलने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्टामिनेटेड है, बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है। एक को हो गया, दूसरे पर्सन को होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, तुरंत क्या करता है, इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा फास्ट होती है वायरसेस की। तो वायरुलेंट होता है मतलब डिजीज कॉजिंग होता है, जिसके अंदर आ गया उसको डिजीज हो जाएगी। अगर वो किसी के कांटेक्ट में है तो उसको भी क्या हो जाएगा, वायरस से इन्फेक्शन हो जाएगा। अब वायरस जो है अलग अलग तरीके के वायरस अलग अलग तरीके से फैलते हैं। जैसे एचआईवी कांटेक्ट से नहीं फैलता है, एचआईवी फ्लूइड के एक्सचेंज होने पे ही फैलेगा। और जैसे आप कोरोना वायरस कह रहे थे, तो कोरोना वायरस ऐसे नहीं फैलता है। कोरोना वायरस अगर स्नीज की ड्रॉपलेट्स आपके हाथ में रह गई है, अगर आप या हम कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड है और स्नीज की ड्रॉपलेट्स अगर हाथ पे रह गई है, तो आप उससे हैंड शेक करेंगे तो उस सामने वाले को भी हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है हमारे माउथ या नोज का कोई भी ड्रॉपलेट दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है किसी भी तरीके से, तो वो वायरस तुरंत उसको क्या करेगा, उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो वायरुलेंट, इट इज वायरुलेंट। देन हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑन देयर ओन, खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है। जिस भी होस्ट के अंदर ये अगर बाहर पड़े हैं तो ये डेड रह सकते, डेड होते हैं, बाहर पड़े हैं तो वो पड़े रहेंगे,
कुछ भी एक्शन नहीं होगा, ना रेस्पायर करेंगे, ना एक्सक्रीट करेंगे, ना मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी फंक्शन नहीं करेंगे, बस एज अ नॉन लिविंग एंटिटी पड़े रहते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनके अंदर नहीं होती है। जब ये किसी होस्ट के अंदर घुस जाते हैं, वेदर इट इज अ वर्टिब्रेट, वेदर इट इज अ नॉन वर्टिब्रेट या प्लांट, कोई किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग एंटिटी के अंदर घुस गए, उसके सेल के अंदर घुस गए, तब उसके सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उस पे क्या कर लेते हैं, पूरा काबू कर लेते हैं, दबदबा बना लेते हैं। यानी कि आपका सेल के अंदर अगर वायरस है या हमारे सेल के अंदर वायरस है, तो वो जो वायरस है बच्चों, वो उसके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। वो वायरस अब हमारे लिए, वो सेल, हमारी सेल हमारे लिए काम नहीं करके वायरस के लिए काम करेगी। मतलब वो मल्टीप्लिकेशन हमारा ना करके वायरस को मल्टीप्लाई करेगी। हमारा मेटाबॉलिज्म उसने क्या कर लिया, ओवरटेक। अब वो क्या कर रहा है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहा है कि अब चलो मेरी कॉपीज बनाओ, है ना। तो वो क्या करता है, वायरस की कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। उसका जो डीएनए है वो कई डीएनए बनाने लगता है, वायरस का डीएनए बनाने लगता है। अपना डीएनए क्या करता है, खुद का सेल डिस्ट्रॉय कर देता है और वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई करने लगता है। तो इसका खुद का कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होती है, ये होस्ट के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। देन कोई अगर इनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। एंटीबायोटिक खाते हैं जब हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक खाई जाती है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं आती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारने के लिए है, वायरस को वो मार नहीं पाएगी, ठीक है। और सबसे खतरनाक तो होते हैं आरएनए वायरस, जैसे कि HIV, जैसे कि कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि इनका जो है, इनका इलाज ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? अभी तक HIV की कोई भी एक प्रॉपर मेडिसिन नहीं आ पाई है कि आपको हो गया, आप ये दवाई खा लो, आप ठीक हो जाओगे। नहीं, कोरोना का भी ऐसा नहीं है कि आपको हो गया, ये मेडिसिन खा लो, आप ठीक ही हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो कोरोना और HIV जैसी बीमारियां हैं, वो बहुत ही क्या है, डेंजरस है। और ऐसी कई वायरस से होने वाली डिजीज है जिनका कोई इलाज नहीं हो पाया है। तो ऐसे जो वायरस होते हैं वो RNA के बने होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA अपने आप को किसी भी तरीके से वो ट्विस्ट कर लेता है और ऐसे म्यूटेटेड हो जाता है, तुरंत कोई भी इसका हिस्सा म्यूटेटेड हो जाता है, ताकि उसकी जो भी हमने क्या बनाया, उसका इलाज जैसे ही बनाया, उसकी कोई मेडिसिन ढूंढ ली, वो तुरंत अपने आप का शेप चेंज करेगा और क्या करेगा, एक नया स्पीशीज, अपनी न्यू म्यूटेटेड फॉर्म, जैसे कि इस समय कोरोना का BF7 आ गया है। तो ये जो इसका नया वेरिएंट आया है वो क्या हुआ है, थोड़ा म्यूटेटेड हो गया। RNA बहुत जल्दी से म्यूटेट होता है, इसीलिए इसका जो RNA, इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो म्यूटेट होकर के अपना शेप ऐसे चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इसका दवाई ढूंढनी बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कह रहा है कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एवरी वायरस, कि सारे वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होंगे, सारे अपना मेटाबॉलिज्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सारे लिविंग सेल के बाहर डेड की तरह एक्ट करते हैं, सारे क्या होते हैं, इनकी स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी, और जो इनकी स्टडी करता है उसको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम करते हैं जैसे, और इनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनके बायोलॉजिकल स्टेटस क्या है। बायोलॉजिकल स्टेटस इनका मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अभी कुछ साइंटिस्ट डिबेट कर रहे हैं कि ये लिविंग है, जिंदा है क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ अभी कह रहे हैं कि ये लिविंग नहीं है, ये बाहर से कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ जाता है हमारे शरीर में जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिक होता है तो इसीलिए क्या है, नॉन लिविंग है। ये टॉक्सिक होता है इसीलिए क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, बट इट इज नॉट लिविंग, ठीक है, ये नॉन लिविंग है। तो कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि लिविंग है, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि नॉन लिविंग है। तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स रखे लिविंग वालों ने कि ये लिविंग है, उसके लिए क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स रखे, अपनी बातें रखी, और जो कह रहे थे कि नॉन लिविंग है उन्होंने क्या अपनी बातें आगे रखी। तो लिविंग है तो कैसे कह सकते हैं कि लिविंग है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर किसी सेल बॉडी के अंदर चले गए ये, तो तुरंत क्या करते हैं, खूब सारी कॉपीज मतलब बच्चे इनके पैदा होने लगते हैं, खूब सारे बच्चे बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, तो दैट इज लिविंग, क्योंकि मल्टीप्लाई करना किसका कैरेक्टर है। अब बचपन में से ही पढ़ रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, कि लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग थिंग, तो ये भी क्या कर रहा है, किसी भी होस्ट के अंदर अगर चला गया तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लिविंग है। देन इन्फेक्शियस है, डिजीज कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन एक से दूसरे को हो रहा है, दूसरे से तीसरे को हो रहा है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैल रहा है। तो लिविंग होता ही नहीं, तो कूद कूद के दूसरे में कैसे पहुंच जा रहा है ये। अगर समथिंग ये ऐसा कुछ होता नहीं कि ये लिविंग है, तो इन्फेक्शियस क्यों है इतना ज्यादा, ठीक है।
देन न्यूक्लियोप्रोटीन की जो प्रेजेंस है, किसी भी चीज में न्यूक्लियस है, अगर कोई भी डीएनए या आरएनए है और प्रोटीन भी है, इसका मतलब वो तो लिविंग होना चाहिए ना। अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर डीएनए और आरएनए कैसे हो सकता है? डीएनए या आरएनए है, इसका मतलब ये क्या है? लिविंग है। देन दे शो ग्रोथ एंड म्यूटेशन, ग्रोथ करते हैं, ये ग्रो करते हैं और म्यूटेट भी होते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे आरएनए वायरस म्यूटेट कर रहा है और कई कई वेरिएंट आ जा रहे हैं इसके, और साथ ही साथ ये ग्रो करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है नंबर्स। देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन होस्ट टू द अनदर, एक होस्ट से दूसरा होस्ट में ये ट्रांसमिट भी होता है, ठीक है। एक होस्ट में रह रहा है, फिर आधी लाइफ साइकिल दूसरे होस्ट में रह रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर रह रहा है, फिर हमारे किसी जो हमारे साथ रह रहा है उस पर्सन को भी कंटामिनेटेड हो जाए, तो ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के ऊपर सर्वाइव करने के लिए कूद जाते हैं कि एक मर गया, अब तो इसकी सेल काम नहीं कर रही है, अब से हमको एनर्जी नहीं मिल रही है, हम दूसरे के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज, ये ट्रांसमिट होता है। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई होता है। केपेबल ऑफ एंजाइमेटिक इन विट्रो, एंजाइमेटिक चेंज, मतलब कि हमारे बॉडी में इन विट्रो मतलब क्या? इनसाइड द सेल, इन विट्रो मीन्स इनसाइड द सेल, तो हमारे बॉडी के सेल के अंदर ये क्या कर रहा है? तुरंत मल्टीप्लाई भी कर रहा है, साथ ही साथ उसको इन्फेक्शन भी कॉज कर रहा है। और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, मतलब एक सेल है उसके अंदर जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारे लिए हो रही थी उसको चेंज करके वायरस के लिए वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर दे रहा है, वायरस के लिए वो काम कर रही है। देन रिएक्ट विथ हीट, किसी भी हीट से, केमिकल से, रेडिएशन से ये क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट करते हैं। अगर इनके ऊपर हीट डाल करके देखी गई, इनके ऊपर केमिकल डाल के देखे गए, इनके ऊपर रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडिएशन से इनको जब क्या कराया गया, उनके संपर्क में लाया गया, तो ये क्या कर रहे थे? उसका प्रतिक्रिया दे रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये क्या है? समथिंग, इट इज समथिंग लिविंग। ये क्या है? लिविंग है। तो ये पॉइंट्स जो थे, जिन साइंटिस्ट ने कहा कि ये लिविंग है, वो पॉइंट्स ये रखे, ये मेनली ये पॉइंट्स इन्होंने बताया कि इस वजह से ये लिविंग हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए प्रोटीन से बना हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ये सारे कैरेक्टर्स किसके होते हैं? लिविंग बींग्स के कैरेक्टर है कि केमिकल से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग क्रिएचर, है ना। तो ये लिविंग है, वायरस इज लिविंग। लेकिन जो नॉन लिविंग कह रहे थे वो भी क्या कहना चाह रहे थे कि ये नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉन लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं, यानी कि ये एक्सक्रीट, जैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं करता है, कुछ भी एक्सक्रीट नहीं करता है, वायरस एक्सक्रीशन नहीं करते हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग बीइंग्स के, नॉन लिविंग बीइंग्स के जो कैरेक्टर्स हैं या लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स हैं, तो एक्सक्रीशन भी एक पार्ट होता है लिविंग कैरेक्टर का। तो ये एक्सक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो लिविंग कैसे होंगे? रेस्पायर नहीं कर रहे हैं, सांस ही नहीं ले रहे हैं, कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो एनारोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन तो होना चाहिए, ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये लिविंग नहीं है। और ये कुछ भी ऐसा इन्फेक्शियस सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में आ जाता है बाहर से, और जैसे पॉलेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स, तो वो भी क्या है? लिविंग, वो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं। जब वो डेड भी हो जाते हैं, मान लो वो मर भी गया पॉलन, तो भी वो हमारे क्या कर रहा है? या डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो तो पूरी तरीके से क्या है? नॉन लिविंग है। तो वो डस्ट है, तब भी क्या करता है? एलर्जी कॉजेस करते हैं, और अस्थमा के पेशेंट्स को एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। तो ये सब डिजीजेस है, स्मोक है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि ये साइंटिस्ट कह रहे थे कि इट इज समथिंग नॉन लिविंग, ये जिंदा नहीं है, और ये हमें क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो क्योंकि ये एक्सक्रीट नहीं कर रहा है, रेस्पायर नहीं कर रहा है, और ये दे कैन बी क्रिस्टल फॉर्म में, देखो उन्होंने निकाल लिया था ना बाहर। साइंटिस्ट ने क्या किया था? साइंटिस्ट ने क्या किया था कि क्रिस्टल फॉर्म में इसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया था। किसी भी वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में बाहर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में आ जा रहा है, तो लिविंग कैसे होगा? कोई भी लिविंग थिंग क्रिस्टल फॉर्म में कैसे आ सकती है? नॉन लिविंग थिंग ही क्रिस्टल फॉर्म में आ सकती है ना। फिर ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द होस्ट बॉडी, अगर किसी होस्ट के अंदर नहीं है तो इनर्ट पड़े रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी होगी ही नहीं, बस शांति से ऐसे जैसे नॉन लिविंग थिंग पड़ी होती है ना, वैसे पड़े रहते हैं, ना एक्सक्रीशन ना मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं, ठीक है। अंदर भी एक्सक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो दे डू नॉट रेस्पायर और एक्सक्रीट। कोई सेल नहीं है, प्रॉपर कोई सेल तो है नहीं, ना ही उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियस है प्रॉपर, ये सब कुछ भी नहीं है ना। लिविंग सेलुलर नहीं है, ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर है। तो नो सेल, कोई सेल नहीं है, ना सेलुलर वॉल है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, ना साइटोप्लाज्म, नो के बाद स्पेस है, नो साइटोप्लाज्म है,
कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है, ना गोल्गी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो कोई ना माइटोकॉन्ड्रिया है, तो कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है, टोटली लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये किसी होस्ट के अंदर घुस गए, होस्ट मतलब जो पैरासाइट किसी के अंदर जब घुस जाता है ना, तो उस जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है अपनी लाइफ के लिए, जैसे कि अगर कोई वायरस मेरे अंदर घुस गया तो मैं उसके लिए क्या हूँ, होस्ट हूँ, और वो क्या है, पैरासाइट की तरह काम कर रहा है, तो वो वायरस की मैं होस्ट हूँ। तो जब होस्ट नहीं मिलता है तो ये टोटली इनर्ट होता है, ठीक है, वो लिविंग की तरह बिहेव ही नहीं करता है। देन तो इन सब का कंक्लूजन क्या निकला कि वायरस इज समथिंग बिटवीन, इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक है, ठीक है। तो वायरोलॉजिस्ट ने कंसिडर, दिस इज कंसिडर CO होगा, वायरोलॉजिस्ट ने ये कंसिडर किया कि ये कैरेक्टर्स की वजह से वायरोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जो वायरस है वो ट्रांजिशन स्टेट है, जब लिविंग से नॉन लिविंग के बीच का ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, कंसिडर, ठीक है। तो ये इसके साथ हमें ये समझ में आया कि वायरस के पास दोनों कैरेक्टर्स हैं, लिविंग के भी हैं और नॉन लिविंग के भी हैं। अभी तक ये डिबेट चल रही है, कोई क्लियरली ये नहीं कह पाया है कि इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसीलिए वायरोलॉजिस्ट ने इसको डिफाइन कर दिया कि इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है।